अध्यक्ष महोदय, आज मैं अपने एनडीए के गठबंधन को और प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का मुझे मौका दिया। लेकिन जो ये दृश्य अध्यक्ष महोदय इस प्रजातंत्र के मंदिर में आज हम देख रहे हैं, जिस प्रजातंत्र के मंदिर में इस देश की संस्कृति, इस देश का सद्भाव, इस देश की विचारधारा निर्मित की जाती है, जिस प्रजातंत्र के मंदिर से देश की 140 करोड़ जनता अपनी प्रेरणा लेती है, उस प्रजातंत्र के मंदिर में ये स्पष्ट हो गया है अध्यक्ष महोदय कि इन लोगों को ना देश की चिंता है, ना प्रधानमंत्री के पद की चिंता है, ना राष्ट्रपति के पद की चिंता है। इनको तो केवल अपनी हैसियत की चिंता है। ये देश को पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया। अध्यक्ष महोदय, मुझे 20 साल हो गए हैं इस संसद में, मेरा अपना सौभाग्य मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा दृश्य में मैंने 2 दशक में नहीं देखा है कि जिस तरीके से देश के सर्वोच्च पद के व्यक्ति 140 करोड़ जनता के हृदय में स्थापित इस देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो शब्दों का उपयोग विपक्ष के द्वारा किया गया है, मैं मानता हूं कि सदन के सामने नहीं लेकिन देश की जनता के सामने इन्हें माफी मांगनी चाहिए। आज जो दृश्य हम देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर, अध्यक्ष महोदय मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। ये बोलने के लिए कभी तैयार हो जाते हैं लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं होते। ना देश की जनता की ठोक कर 2 बार चुनाव में नतीजा हजम करने के लिए तैयार है, ना सदन की बात सुनने के लिए तैयार है। आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है अध्यक्ष महोदय, जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, सर आपका संरक्षण मैं चाहता हूं, इनको कंट्रोल किया जाए। देश की जनता ने तो अपना पूरा परिणाम इनके चेहरे पे दिखा दिया। जो जनता के सामने नहीं कर पा रहे वो आज सदन में बैठ के कोशिश कर रहे हैं करने के लिए। जो अविश्वास प्रस्ताव इनके द्वारा यहां लाया गया, यह अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर की बात नहीं है। मिशन मणिपुर के आड़ में ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आज यहां उपस्थित हुए हैं। पिछले 2 दिन से मैं सुन रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हम इनको भी बता दें कि अगर ये इनका बर्ताव रहा तो इनकी बात भी इस प्रजातंत्र के मंदिर में हम सुनने नहीं देंगे। पूर्ण रूप से हम स्पष्ट करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, जो इस क्षेत्र में और इस सदन में प्रस्तुतिकरण हुई है, ये वो बादल है जो गरजना चाहते हैं लेकिन बरसते नहीं। ये वो बादल है जो चर्चा में रहना चाहते हैं लेकिन चर्चा सुनना नहीं चाहते। अध्यक्ष महोदय, आज अध्यक्ष महोदय ये अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है, सारे आवश्यक विमर्श एक तरफ रखे गए हैं और इनकी हट एक तरफ। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सभापति महोदय सदन के बाहर मणिपुर पर संवेदनशीलता के साथ बयान दिया, लेकिन इनका हट है कि बयान सदन के अंदर दें। गृह मंत्री जी ने यहां बैठकर दिन प्रतिदिन स्पष्ट किया कि जिस दिन जिस घंटे पे आप चर्चा करना चाहते हैं हम तैयार है करने के लिए, लेकिन 17 दिन इसी तरह ये सदन को इन्होंने चलने नहीं दिया।
17 दिन मजबूर करके स्थगित किया। और आज अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो ये लोग मौन व्रत की बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं 1993 में जब मणिपुर की जातीय हिंसा में 750 लोगों की जान गई थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने सदन के अंदर मौन व्रत क्यों धारण किया था? इसका जवाब ये दें। और केवल सन 1993 में नहीं, लेकिन 2011 में जब मणिपुर में 123 दिन ब्लॉकेड चला, जातीय हिंसा चली, तब उस समय में भी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने सदन के अंदर मौन व्रत क्यों धारण किया था? इसका उत्तर भी ये लोग दें। तो सभापति महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये अगर दोगली राजनीति नहीं है, ये अगर पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस नहीं है, तो क्या है? मैं पूछना चाहता हूं। आज सभापति महोदय, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर मैं इनको भाषण नहीं दूंगा। वो कौन था जिन्होंने उनके साथ बैठकर समझौता किया? और आप भूल गए 1993 में जब 123 दिन मणिपुर जल रहा था, आपकी सरकार यहां भी थी, आपकी सरकार यहां भी थी, आपकी सरकार यहां भी थी, और आपकी सरकार वहां भी थी। और आज आप मणिपुर के और आज सभापति महोदय अधीर उठकर कह रहे थे कि मणिपुर के सांसद क्यों नहीं बोले। उस समय मणिपुर का सांसद इस सदन में रोते रोते हुए उनका वक्तव्य क्या था इस संसद में मैं पूछना चाहता हूं। जब आपकी सरकार यहां भी थी और आपकी सरकार वहां भी थी, मणिपुर के सांसद ने इस संसद में 1993 में वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा, एंड आई कोट, द स्टेट गवर्नमेंट इज हेल्पलेस, इट हैज नो फंड्स, the state government cannot even afford to purchase weapons for the security persons to fight the insurgents. Please, ये सुनिएगा, please think that Manipur is a part of this country. It affects the whole nation. शायद कांग्रेस के नेता को इन शब्दों को सुनना चाहिए था कल यहां भाषण देने के पहले। मुझे आज सभापति महोदय मुजफ्फर वारसी जी की शब्द याद आती और मैं कोट करना चाहता हूं, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, औरों की ख्यालात की लेते हैं तलाशी, और अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। तथ्यों के आधार पर अगर हम बात करें, कल गृह मंत्री जी ने सदन में पूरा व्याख्यान दिया। इनके मंत्री संतरी न तंत्री एक बार भी मणिपुर गए। हमारे गृह मंत्री 3 दिन वहां रात दिन बिताए हैं। हमारे राज्य मंत्री ने 23 दिन, नित्यानंद राय जी ने मणिपुर में बैठकर स्थिति का जायजा लिया। आज राहत राशि वहां पहुंची है, अनाज पहुंचा है, वर्चुअल सिस्टम से स्कूल्स चल रही हैं, आर्मी की फोर्स पहुंची है, इवैक्यूएशन में हम मदद कर रहे हैं। जो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और आंकड़े की आप बात करते हो तो आंकड़े की पुष्टि करो। ये पिछले 9 साल मणिपुर में सबसे शांतिपूर्ण समय रहा है इंसर्जेंसी के दृष्टिकोण से। आपके 10 साल से 3 गुना कम इंसर्जेंसी हुई है और 6 गुना कम सिविलियन डेथ्स आज मणिपुर में हुआ है। सभापति महोदय, नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात करते हैं
नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात करते थे एक दशक पहले, तो चित्र हमारे दिमाग में आता था, हिंसा का चित्र आता था, आतंक का चित्र आता था, अस्थिरता की चित्र आती थी। और उसके पीछे एक कारण है। उसके पीछे कारण यह है कि दशकों से जो सरकार रही थी उनकी सोच विचारधारा थी कि अगर बॉर्डर विलेजेस में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अगर विकास किया तो वहां जागरूकता उत्पन्न होगी, इसलिए उन्हें विकास से वंचित रखा जाए। हमारे प्रधानमंत्री ने 2015 में, देश के प्रधानमंत्री ने पहला कदम लिया। जो भी हिंसक संगठन थे मणिपुर के, उनके विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक करके म्यांमार तक खदेड़ के भेज दिया था सभापति महोदय। और उसके बाद पहला कदम जो लिया, विकास व्यापक सोच के साथ, एक विचारधारा के साथ, उन्होंने एक विकास का मंत्र दिया सभापति महोदय, विकास का मंत्र दिया हीरा, क्योंकि उत्तर पूर्वीय क्षेत्र भारत का हीरा है। हीरा मतलब हाईवे, हीरा मतलब इंटरनेट, हीरा मतलब रेलवेज, हीरा मतलब एविएशन। और जिस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में केवल 2500 करोड़ का रेलवे बजट होता था, आज 10,000 करोड़ रुपए का रेलवे बजट है। सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि मेघालय जैसे राज्य को 100 साल इंतजार करना पड़ा जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बने, कि मेघालय को अपने 100 साल में पहला स्टेशन मिला जब बीजेपी और एनडीए की सरकार बनी। नागालैंड को 100 साल बाद शोकुवी में एक रेलवे स्टेशन, दूसरा रेलवे स्टेशन मिला। और इसी के साथ साथ जब यूपीए की सरकार थी, उस समय सड़क की प्रगति और विकास, गडकरी साहब जो यहां बैठे हुए हैं, 1.5 किलोमीटर प्रतिदिन की कछुआ चाल के आधार पर चलती, 60 लाख लोग प्रभावित होंगे। ये वो बुंदेलखंड क्षेत्र है जिसने अपने इतिहास में सूखी माटी के अलावा कुछ नसीब नहीं किया था। अध्यक्ष सभापति महोदय, आज वहां 11 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होगी, 105 मेगावाट की ऊर्जा का सर्जन होगा। और उसी के साथ इस परिवर्तन के स्केल पे भी मैं बात करना चाहता हूं। यह परिवर्तन का स्केल, आजादी से 2003 तक 56 साल कांग्रेस की सरकार रही, 56 साल, 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई हुई थी। और 20 वर्ष में, 2003 से 2023 तक 20 वर्ष में 45 लाख हेक्टेयर की जमीन की सिंचाई हुई है, 6 गुना। और जहां अब फिर उत्तेजित हो गए, और जहां 56 वर्ष में 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की योजना दी, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक योजना में 10.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की योजना दिलवाई। ये इसी बात का उदाहरण है सभापति महोदय कि डबल इंजन यानी डबल विजन, तुष्टीकरण से किसान का भला नहीं होता, बल्कि संतुष्टीकरण से ही किसान का भला होता है। गरीबों की अगर हम बात करें हमारे सभापति महोदय, योजनाबद्ध तरीके से गरीबों को बैंक के अकाउंट से अलग रखा गया। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि जब 1 रुपया भेजा जाता है, केवल 15 पैसे खाते में पहुंचता है, मतलब 85 पैसे बिचौलियों की दुकान के आधार पर जाते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 50 करोड़ जन धन अकाउंट स्थापित करके 25 लाख करोड़ रुपए गरीबों के खाते में डालने का कार्य किया गया है सभापति महोदय। हमारे गैस के कनेक्शन उज्ज्वला महिलाओं के लिए, हमारे घरों के 3.5 करोड़, हमारे क्षेत्र, हमारे देश की जनता को उत्पन्न करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है। अर्थव्यवस्था की बात हमारे वित्त मंत्री जी ने किया। मैं एक बात उनकी बात में जोड़ना चाहता हूं
स्कैम्स की लंबी लिस्ट कल गृह मंत्री जी ने पढ़ी थी। कोल का स्कैम हुआ, 2G का स्कैम हुआ, अनेक स्कैम हुए। और आज मैं बोलना चाहता हूं कि जिस राह पर इंडिया नहीं लेकिन भारत चल रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जहां कोई निजी हित नहीं होगी, केवल राष्ट्र हित होगी, उसी संकल्प के साथ हम लोग आगे चल रहे हैं। 9 साल में सभापति महोदय हम लोग 10 नंबर आर्थिक व्यवस्था के रूप से आज 5 नंबर तक पहुंचे जी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आज मुझे आश्चर्य है जब कहा जाता है कांग्रेस के एक नेता के द्वारा कि इस क्षेत्र में ओवर कॉन्फिडेंस देखिए कांग्रेस की। नेता बयान देते हैं कि सरकार चाहे किसी के भी हो, लेकिन भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना तो अरिथमेटिक इनएविटेबिलिटी है। तो ये इनएविटेबिलिटी की गारंटी आपने 9 साल पहले क्यों नहीं दी? कांग्रेस की सरकार के समय आजादी से आज तक 67 वर्षों में हम लोग केवल 12 नंबर से 10 नंबर पर पहुंचे, और जब 9 साल में 10 नंबर से हम 5 पर पहुंच जाएं तो अरिथमेटिक इनएविटेबिलिटी बच जाती है। ये दोगली नीति कहां से हुई? और आज हमारे दोस्त अमोल कोले जी ने पर कैपिटा इनकम की बात उठाई। मुझे खुशी है उन्होंने उठाई। आपको आश्चर्य होगा सभापति महोदय ये सुनते हुए कि भारत 67 सालों में भी सब साउथ अफ्रीका की पर कैपिटा इनकम को हमने पार नहीं किया जब इनकी सरकार होती थी। 9 साल में पर कैपिटा इनकम आज डबल हो चुका है सभापति महोदय। हमारी सोच और विचारधारा, बैंकिंग सेक्टर की हम बात करें, बैंकिंग सेक्टर देश की रीढ़ की हड्डी होती है और लोन्स तो इनके समय में बच्चों का खेल हो गया था। एक कहावत थी कि फोन पर लोन, ये स्थिति हो गई थी। 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा एनपीए का पहाड़ छोड़ के गए थे। आज उसकी सफाई अरुण जेटली जी ने और निर्मला सीतारमण जी ने करके देश को आगे बढ़ने के लिए कैपेक्स की एक नई रचना की शुरुआत की। कभी हम कल्पना कर सकते थे कि भारत में 10 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स का प्रोग्राम होगा? और इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेक्स का प्रोग्राम भी ऐसे कि 10 साल में 15,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन बनी और एनडीए सरकार के समय में 26,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन बनी। हाईवे की निर्माण की बात करें तो 67 वर्षों में 91,000 किलोमीटर के हाईवे, और 9 वर्षों में गडकरी साहब जी यहां बैठे हैं 55,000 किलोमीटर की हाईवे 9 सालों में 1,45,000 किलोमीटर की हाईवे बनी। और यही स्थिति सिविल एविएशन के क्षेत्र में 74 एयरपोर्ट 67 वर्षों में और 148 एयरपोर्ट 9 वर्षों के अंदर। और इसी के साथ जो हमारा पावर डेफिसिट कंट्री था आज पावर सरप्लस हो गया है। हम लोग स्टील इंपोर्टर होते थे, आज स्टील एक्सपोर्टर बन गए। 216 गीगावाट से 420 गीगावाट पर पहुंच चुके हैं।